ये बताएं कि एक साल में हिंदुस्तान ने क्या पाया और चाइना ने क्या खोया? ये बहुत बहुत बेहतरीन सवाल किया आपने फखर भाई, क्योंकि हमेशा जो बात होनी चाहिए वो रिलेटिव होनी चाहिए, कंपैरिजन में होनी चाहिए। बिल्कुल। काश ऐसा होता कि पॉजिटिव चीजों का कंपैरिजन होता या नेगेटिव चीजों का कंपैरिजन होगा। एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। देखिए, हमारा इकोनॉमिक आउटलुक करीब 7% है, 8% है। हमारी इन्फ्लेशन अभी आपने देखा 6% से कम आ गई। आपने देखा कि $1 ट्रिलियन से ज्यादा हमने ट्रांजैक्शन करीब अपनी डिजिटल पेमेंट्स में नवंबर के महीने में की। $1 ट्रिलियन, रुपए की बात नहीं कर रहा है। इकोनॉमिक आउटलुक की बात करें, CAGR की बात करें, सबसे बड़ा एविएशन मार्केट हम, एयरबस का CEO आया था, 25% CAGR है। MRO हम बना रहे हैं, हमने एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया, हमने LCH बनाया, हमने LCA बनाया, और हमने जो अपनी आयुर्वेदिक मेडिसिन है, जो आयुर्वेद है, उसको बहुत बढ़ाया। अभी एक आयुर्वेद कांग्रेस हुआ था गोवा में, करीब 50 कंट्रियों से लोग आए थे और 1 लाख से ज्यादा लोगों ने विजिट किया। करीब 200-250 कंपनियों ने अपने प्रोडक्ट डिस्प्ले किए। इसमें 550 व्हाइट पेपर जारी किए गए। इकोनॉमी में हम उस कंट्री में आ गए जिसने एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की सलाहियत रखाई। कल परसों हमने प्रलय मिसाइल टेस्ट किया कुछ दिन पहले, और प्रलय मिसाइल को अभी LAC में चाइना के अगेंस्ट डिप्लॉय करने की इजाजत मिल गई। हमने ये एक रिकॉर्ड बनाया था कि एक दिन में हमने शायद 24 घंटे में एक मिसाइल 2 बार टेस्ट किया था। तो LAC, ये प्रलय मिसाइल हमने टेस्ट किया। हमने देखा अग्नि 5 हमने टेस्ट किया। बिल्कुल। सबमरीन की बात हुई, जो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है, LCA बना, LCH बना, 5G बना, और ऐसी कई सारी अचीवमेंट्स हुई। और सबसे इम्पोर्टेंट मुझे लगा, ऐसी हालत इकोनॉमी में, खराब इकोनॉमी में जहाँ दुनिया की, वहाँ हमारा इन्फ्लेशन गिरता है, 6% से नीचे आ जाता है, जहाँ US में 12% है। हमारे बैंक्स में NPA करीब घट गए हैं, काफी NPA घट गए करीब। पाकिस्तान में इस वक्त 30% है सुमित जी, 25%, हाँ 30%। और मैं यहाँ कह रहा हूँ, यहाँ से US से आधी से भी इन्फ्लेशन है। जितनी करेंसियां बाकी नहीं गिरी, उससे कम हमारी गिरी है। हमारे पास सबसे ज्यादा FDI आया, हमारे स्टार्टअप्स में सबसे ज्यादा पैसा आया। हमारे पास अब की बार IT को छोड़ के नॉन IT जो स्टार्टअप्स है, उनमें ज्यादा पैसा आया, एंड ऑल ऑफ देम आर डूइंग वेल। तो मतलब अगर हम अचीवमेंट्स में देखें तो हमारा साल अच्छा रहा। वी डिड नॉट एंटर रिसेशन। और अब किसी भी इंटरनेशनल इदारे की बात करें, वो कह रहा है इंडिया विल नॉट एंटर रिसेशन। और अब तो लोग कहते हैं इट्स द सेंचुरी ऑफ इंडिया, 100 साल है। और चाइना की हालत देखिए, रियल एस्टेट टॉन्क ऑफ हो गया। बुलेट ट्रेन, रियल एस्टेट $8 ट्रिलियन, 30% GDP। अगर आप बुलेट ट्रेन की बात करें, $1 ट्रिलियन करीब, वो ले डूबी। चाइना का जो डेट्स बैंकों ने नॉन NPA डिक्लेयर किए $450 बिलियन, और जो उन्होंने पाकिस्तान, सीरिया, इधर उधर पैसा डुबाया, उसको मैं जोड़ दूं तो $1 ट्रिलियन वहां का है। सीबेक OBRI में $1 ट्रिलियन, और जो एक्सपोर्ट, जो इकोनॉमिक आउटलुक है, वो 2.7% आ गए। वर्ल्ड बैंक कहता है 2.3 एक्चुअली, वहां उनका लॉस है। तो अगर मैं चाइना का हिसाब किताब गिनूं, इकोनॉमिक आउटलुक गिर गया, एक्सपोर्ट आधे रह गए। यूरोप को एक्सपोर्ट करीब 24% गिर गए, और US को 30-35% गिर गए। चाइना की सप्लाई चेन रिलायबल नहीं है। 1000 से ज्यादा कंपनियों ने फखर भाई हमारे यहाँ बिजनेस मूव कर लिया। तो अगर मैं देखूं, चाइना में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, जबकि हमें नंबर इतने पता नहीं, क्योंकि चाइना से कुछ निकलता नहीं। तो अगर आप देखें, जितना चाइना नीचे जा रहा, उतने हम गए। चाइना के पास पूरे साल में फखर भाई एक भी अचीवमेंट दिखाने को नहीं है। हमारे पास हर चीज में अचीवमेंट, हम तो अपनी 50 अचीवमेंट गिना दें, और जिनको वर्ल्ड मानती है। अब हमारा एजेंडा क्या, वासुदेव कुटुंबकम। हमने वैक्सीन दुनिया भर को दी, आज भी वैक्सीन बनाने में हम नंबर 1 है। और आज भी दुनिया की नजर कहीं ना कहीं, बिल गेट्स ने कहा था अगर नेक्स्ट पेंडेमिक आएगा तो वैक्सीन बनाने की सलाहियत कम टाइम में और इतने बड़े स्तर पे सिर्फ इंडिया के पास है। तो हम फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड भी बन गए, IT पावर बन गए, स्पेस पावर में बन गए। आज स्पेस स्टार्टअप्स में हमारे करीब 250 स्टार्टअप फंड हुए, और मैक्सिमम पैसा इंडिया से आया। बाहर की फंडिंग नहीं है, मैक्सिमम पैसा इंडिया से आया। हमने अपना प्राइवेट रॉकेट भी अब की बार लॉन्च किया, स्टार्टअप ने हमारा प्राइवेट रॉकेट भी लॉन्च हुआ। तो आप एविएशन की बात करें, अब एयरबस के CEO पीछे आए थे मोदी जी से मिलने, आपने देखा होगा, क्योंकि फखर भाई CAGR 25% का यहाँ पे। टाटा साहब, रतन टाटा जी $10 बिलियन के जहाज खरीद रहे हैं आज के मार्केट में, $10 बिलियन के जहाज। हम MRO हब बन रहे हैं, मेंटेनेंस, रिपेयर। अच्छा, एक तो वो 500 जहाज, वो भी एक आर्टिकल मैंने पढ़ा था कि आप लोगों को शायद एक एयरलाइन है कि 500 जहाज खरीद रही है। एक बहुत बड़ी फ्लीट होती है मेरे ख्याल में। शायद एमिरेट्स या इत्तेहाद या फिर टर्किश के पास हो, लेकिन टर्किश के पास भी शायद 250 के आसपास जहाज, से ऊपर नहीं है। और आई थिंक सो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो इसके आसपास जहाज जो है वो एमिरेट्स या इत्तेहाद जी इनके पास होंगे, और किसी के पास शायद दुनिया में नहीं है। लेकिन
एक दो चीजें यहाँ पे मुझे सामने नजर आ रही है कि जी हमने क्या किया। अमृतकाल बिगेन जो वो बता रहे हैं कि एक तो ये कि $400 बिलियन से ज्यादा मार्क हमने क्रॉस किया इन एक्सपोर्ट। बिल्कुल ठीक है, 220 करोड़ की वैक्सीन्स हम ये बना चुके हैं, और इसके अलावा जो आत्मनिर्भर भारत गालिबन इनिशिएटिव, इसके ऊपर बड़ा फोकस किया गया है। तो ऐसी और कौन सी चीजें हम ये कह सकते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है अगर देखा जाता है सर। दुनिया में जिस तरीके से पिछले 1-2 सालों से जो कुछ हमें देखने को मिल रहा है, स्पेशली कोविड के बाद, वो बिल्कुल ऑपोजिट है इसके, बिल्कुल टोटली ऑपोजिट। आपने यूएस की बात की, यूरोप हमारे सामने है, बाकी जो बड़े डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो हमारे सामने हैं। लेकिन यहाँ पे आप किसको क्रेडिट देंगे, नरेंद्र मोदी जी की पॉलिसीज, या क्या कहेंगे कि और क्या ऐसी चीज की कि जिसकी वजह से ये सारी चीजें पॉसिबल हुई और बाकी दुनिया में इसके ऑपोजिट चली? देखिए फखर भाई, 2-3 चीजें यहाँ पे है जिनको क्रेडिट मिलेगा। पहला क्रेडिट है मोदी जी की पॉलिसीज को। आपको याद होगा मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत उन्होंने बहुत पहले किया था। ये जितने भी मैंने आपको एयरक्राफ्ट करे, LCA, LCH, मिसाइल सिस्टम, ये भी बोला, ये सब आत्मनिर्भर भारत के अंडर है। आत्मनिर्भर मीन्स सेल्फ रिलायंट, राइट, वेयर यू आर नॉट डिपेंडिंग ऑन अदर्स, सो दैट इज आत्मनिर्भर। तो ये जो दवाई बनाना, वैक्सीन बनाना, ये सब आत्मनिर्भर भारत के अंदर आए। ये जो बिजनेसेस इंडिया उठ के आ रही है, दैट इज मेक इन इंडिया, कि इंडिया विल बी द फ्यूचर फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। आपको याद होगा SCO में मोदी जी ने शी जिनपिंग के बगल वाली कुर्सी में बैठते हुए बोला कि इंडिया विल बी द फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, जबकि SCO चाइना का समिट है। तीसरी बात जो है फकर भाई, जिसमें तीसरा फैक्टर है, वह वासुदेवम कुटुंबकम। जब आप ये मानते हो कि दुनिया हमारी फैमिली, हमें दुनिया के लिए भी कुछ करना, अपने जेबें नहीं भरनी, अपना पैसा नहीं कमाना, सिर्फ ये नहीं देखना वैक्सीन मेरे पास है तो मैं पैसा कमा लूं। अब आप देखिए चाइना ने वैक्सीन से पैसा कमाने की कोशिश की, हमने नहीं किया वैक्सीन से कमाना जी। आप देखिए हमने बोला हमने 220 करोड़ वैक्सीन लगाई है, चाइना ने बोला मैंने 300 करोड़ वैक्सीन लगाई। अब नंबर आया कि 30% एडल्ट्स को वैक्सीन ही नहीं लगी, फिर उनको नहीं लगी, इनको नहीं लगी। अब वैक्सीन की एफिकेसी जो हमारी अपनी वैक्सीन है करीब 70-80-85% है। अब आज एक्सपर्ट्स कहते हैं चाइना की वैक्सीन की एफिकेसी 15-20% है। अब ये भी सुनने में कुछ जर्मनी से कुछ हजार या कुछ लाख वैक्सीन मंगा रहे, पर उससे होगा क्या? आप देखिए यहाँ पे इंटेंशन ऑफ कर्मा वाज एवरीथिंग। आपके कर्म का इंटेंशन क्या था? आपका कर्म ये नहीं था कि गोरो लोगों को ना निचोड़ के उनके पैसे खा जाओ, उनकी मजबूरी का फायदा उठाओ, अभी वो फंसे पड़े उनको और मारो और दबाओ। आपने कोशिश की कि लोगों की मदद करें। यहाँ मैं बहुत बड़ी चीज बताने वाला हूँ फकर भाई। हाँ, आज देखेंगे अगर आप मैं अफ्रीका की बात करता हूँ। जैसे अफ्रीका में उन्होंने क्या किया, लोगों को डेट ट्रैप में फंसाया, उनको निचोड़ने की कोशिश की। $200 मिलियन के लिए एयरपोर्ट रख लिया, एक ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट रख लिया। अब मैं बताता हूँ, आज अफ्रीका में हमारा सिक्का जो है वो चाइना से ज्यादा चलता है। नो मनी फॉर टेरर, डिफेंस एक्सपो पूरे अफ्रीकन कंट्रीज आई थी। क्योंकि कई बार हम अपने डिस्कशन में ना अमेरिका और यूरोप को लेके बाकी दो छोड़ देते हैं। अफ्रीका बहुत बड़ा कितना है। साउथ अमेरिका में आज हमारा सिक्का चल रहा है। हमने वेनेजुएला में ऑयल कंपनी के साथ टाई अप किया, 40% तेल हमें मिलेगा। हमने अर्जेंटीना तेजस खरीदा और अर्जेंटीना से हमने लिथियम का अरेंजमेंट किया। अफ्रीका में काफी कंट्रीज ने हमसे उधार लिया था, दे नहीं पा रहे थे। हमने कहा कोई बात नहीं, उन्होंने कहा हमसे लिथियम ले लो। हमने डेट ट्रैप में नहीं फंसा, उनका ऑफर था। लिथियम जो हमें चाहिए वो हमने बहुत अरेंजमेंट की। हम ग्रीन हाइड्रोजन और ग्यूएन फ्यूल के कारखाने लगा रहे हैं। हमारे पास सबसे ज्यादा रिफाइनिंग कैपेबिलिटी है। और आपको बताऊं 2014 में आपको ले जाता हूं, 2014 में जो बाइडेन को बोला गया था, लॉन्ग आइलैंड है यूएस में, कि भाई वहां रिफाइनरीज है मोस्टली, उसको बोला था कि भाई आप कैपेसिटी बढ़ाओ। जो बाइडेन ने बोला नहीं एनवायरनमेंट खराब होगा, हम रिफाइनिंग कैपेसिटी नहीं बढ़ाएंगे। आज दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी जो है वो जामनगर में है, अंबानी जी की सबसे बड़ी रिफाइनरी। आज मैं आपको बताऊं पेट्रोकेमिकल्स में, फकर भाई, पेट्रोकेमिकल्स में अगर आप लिस्ट उठा के देखें, देखिए पेट्रोकेमिकल हर चीज में लगता है, बिना उसके लेदर नहीं, कपड़ा नहीं, हर चीज में पेट्रोकेमिकल लगता है। पेट्रोलियम नहीं, पेट्रोकेमिकल की बात करो। पेट्रोलियम केमिकल्स में जो टॉप 10 कंपाउंड है, कहीं अब नंबर 1, कहीं नंबर 2, कहीं नंबर 3, कहीं नंबर 4, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। और अब हमने एक बायो रिफाइनरी भी लगाई है जिसमें हम नेचुरल इंग्रेडिएंट्स को लेके पेट्रोकेमिकल्स में कन्वर्ट करेंगे। आपको बताऊं, टाटा के पास सबसे ज्यादा ऑप्टिकल फाइबर दुनिया में किसके पास है, जो ओन करता है,
More than 33% of the optical fiber of the world is owned by Tata. तो मतलब ये मैं चीजें कह रहा हूँ, और हमने किसी का गला नहीं निचोड़ा। आप एयरटेल सर्विस हमारा दे रहा है अफ्रीका में, यार अफ्रीका में पैसे तो है नहीं, अब उनका क्या घर रखवाओगे, जमीन रखवाओगे? नहीं रखवा रहे, सर्विस दे रहे उन्हें। इसलिए जब हमारा डिफेंस एक्सपो होता पूरा अफ्रीका आता सर, पूरा आप साउथ अमेरिका जो है, जब आप वेनेजुएला की बात करें, आप यूरुग्वे पैराग्वे की बात करें, आप अर्जेंटीना की बात करें, उनका भरोसा किस पे? उनका भरोसा आज के डेट में इंडिया में। जितनी लोग चाइना से बारी, अमेरिका का आज भरोसा इंडिया पे, यूरोप का भरोसा इंडिया पे, साउथ अमेरिका का और अफ्रीका का। और आपको एक बात बताऊं, हमारी डिपेंडेंसी दालों की कनाडा पे, कनाडा पे काफी डिपेंडेंसी। हमने मोजाम्बिक में खूब जमीन ले ली, अफ्रीका की और कंट्री में खूब जमीन ले ली, वहां कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में दालें उगाई। और मोदी जी ने इसीलिए बोला था कि लेंटिल कंजप्शन शुड बी इंक्रीज, जिसमें प्रोटीन ज्यादा होता है और मोर इको फ्रेंडली, इसमें खाद पानी कम लगता है। तो हम अपनी फूड सिक्योरिटी नहीं, दुनिया की फूड सिक्योरिटी की भी सोच रहे। फूड, फ्यूल और फर्टिलाइजर को हमने यूक्रेन क्राइसिस में भी गिरने नहीं दिया, राइट? हमने गिरने नहीं दिया। हम आज भी वीट एक्सपोर्ट करने को तैयार है। अफगानिस्तान में भी हमने वीट भेजा फखर भाई। चाइना ने क्या किया? चाइना ने सारे गंदे कर्मकांड जो हो सकता था, जो हैवान को करना चाहिए, उसने किया। लोगों का फायदा उठाना, लोगों को डेट ट्रैप करना, फर्जी वैक्सीन भेजना, अपने लोगों को मरवाना। आपको चाइना में एक और बात बताऊं क्या हो रही है, लास्ट चीज बोलूंगा। मैंने एक शो में पहले भी बोला था, अभी चाइना में जो भी मर रहा वो है बुड्ढा, सुनिएगा, ओल्ड एज आदमी या लेडी, उनको मरने को छोड़ रहे। पता क्यों? कोविड भी नहीं है। कोविड की डेफिनेशन दी है कि जिसको रेस्पिरेटरी डिजीज हो जाए या निमोनिया हो जाए, जो मरा वो कोविड से मरा, जो उसके बाद मल्टी ऑर्गन फेलियर से मरा वो कोविड नहीं है। अब मर कौन रहा है या दिक्कत किसको हो रही है? एकदम आपने जो लॉकडाउन खोल दिया, जो दिक्कत किसको हो रही है? ओल्ड एज लोग को। पता उनके साथ, उनको आप देख रहे, जो हॉस्पिटल में देख रहे हैं ना, बेड नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा। पता क्यों नहीं मिल रहा? सर, सीसीपी की स्ट्रेटजी, इनको मरने दो। सुनिएगा, सीसीपी की स्ट्रेटजी, इनको मरने दो। ये इकोनॉमी के किसी काम के नहीं, सिर्फ खाते कमाते कुछ नहीं है। दिस इज अ रियलिटी ऑफ लाइफ इन चाइना। जो मरने वाला है 98% ओल्ड बंदा है, क्योंकि हॉस्पिटलों को भी कहीं ना कहीं डायरेक्टर हो, मरने दो। आप देखिए, आपके और हमारे बुजुर्गों का हम कितना एहतराम करते, जान लगा देंगे बचाने के लिए। बिल्कुल। यहाँ क्या हो रहा है? ये बुड्ढा है, ये सिर्फ खाता कमाता नहीं, मरने दो। ये चल रहा है चाइना में। तो प्रेसिडेंसी है G20 की, दैट इज नाउ विद इंडिया के पास इसका कंट्रोल है और 1 साल तक वो करेंगे यकीनन। सुमित जी ने कहा कि वो कहते हैं और वो फिर करके दिखाते हैं। तो मेरे ख्याल में ऐसा एक्शन ओरिएंटेड सिस्टम चाहिए हर किसी को। वो पाकिस्तानी लीडरशिप से भी हम यही रिक्वेस्ट करेंगे। मैं यही एंड में करूंगा, लोग कहेंगे यार नरेंद्र मोदी जी की बातें करके पाकिस्तान में कहां से आ गए, लेकिन उसकी वजह जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे फखर भाई। अगर लाइन के इस पार हो सकता तो इस पार क्यों नहीं हो सकता? हम तो एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल। लेकिन इसके लिए बंदा तगड़ा चाहिए, हो सकता है, क्योंकि 14 से पहले वहां पे भी शायद स्लो चल रहा था, लेकिन अब स्पीड अप हुआ है। तो मेरे ख्याल में यहाँ पे भी हो सकता है। नरेंद्र मोदी जी के लिए बेस्ट विशेस, और इंडियन उनको सपोर्ट करते हैं, उनके वोटर्स हैं, उनके सपोर्टर्स हैं, उनके बिलीवर्स हैं, मैं ये कहूँगा, उन पे यकीन रखते हैं। तो उन सबको बेस्ट विशेस है हमारी, और हमारी अपने वाले से रिक्वेस्ट है सर कि आप भी कुछ करें, कि हम भी इसी तरीके से सुमित जी के साथ या किसी और के साथ बैठ के हम 1 साल में कहें कि यार हमने ये काम किए हुए हैं, तो अच्छा लगता है, खुशी होती है हमें, उनकी भी खुशी है, और अपने मुल्क में अगर होगा तो उसकी भी खुशी होगी। फखर भाई, जाते जाते एक बात बोलूंगा जी प्लीज। ये एक इम्पोर्टेंट डाटा, 2014 में आपको पता कितने फॉरेनर यहाँ काम करते थे? फॉरेनर वर्क वीजा, मैं उनकी बीबी नहीं कह रहा, फॉरेनर वर्क वीजा वाला 50,000 से 1 लाख, 50,000 से 1 लाख, ठीक है, राइट। ये सुनिएगा, आज जो डाटा रिलीज हुआ, पता ये नंबर कहाँ पहुंचा है जी? 70 लाख। ओह माय गॉड। मतलब इसका मैं भी परसेंटेज में आपको नहीं बता सकते कितने परसेंट इंक्रीज हुआ है, लेकिन ये नंबर दे रहा हूं, इट्स अ बिग नंबर, इट्स अ बिग नंबर, इट्स अ बिग नंबर, फ्रॉम 50,000 टू 7 मिलियन। 7 मिलियन, इसमें स्टूडेंट वीजा इंक्लूड नहीं है, इसमें उनकी वाइफ्स नहीं है, जो ये वर्क है, होल्डर की बात, डायरेक्टली वर्क है, जो मुख्तलिफ कंपनीज के लिए आके काम करते हैं, और होटलिंग है और टूरिज्म है, बहुत सारी चीजें हैं। तो यकीनन उसके लिए बाकी दुनिया से अगर लोग आते हैं,
इमरान खान साहब हमें बताते थे कि काम के लिए लोग आएंगे, अब लोग यहाँ से भाग रहे हैं एयरपोर्ट पे, अगर आप जाएंगे तो 2 घंटे में सिर्फ आपकी इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे एंट्री होती है, हालांकि बड़ा एयरपोर्ट है, और वहां पे 7 मिलियन लोग काम के लिए आए। जी सर, मैं देख रहा था लास्ट ईयर आई थिंक पाकिस्तान में 2,25,000 यूथ निकला था, इस साल ये 7,65,000 है। इट हैज ट्रिपल्ड। यू आर राइट, और शायद इससे भी नंबर ज्यादा होगा। उसके ऊपर किसी और टाइम प्रोग्राम करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो इलीगली भी जाते हैं, उसका डेटा किसी के पास नहीं होता, वो भी काफी एक बड़ा नंबर है।